हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूट। तो इस नए वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में भी मैं पिछले वीडियो की तरह ही आप लोगों को क्लास 10th की रैंडम मैथ की क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जो आपकी 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए VVI क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप ये मान के चलो कि यदि इस सीरीज को आपने प्रैक्टिस किया तो मैथ में आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप इस सीरीज को प्रैक्टिस करते हो तो मैथ सब्जेक्ट में आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपकी मैथ सब्जेक्ट की तैयारी इसी सीरीज से 100% तैयारी, फुल गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसमें 5 का घात लिखिए, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे 400 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से इस प्रकार से हम इसका गुणनखंड निकाल देते हैं। 5 से 5 मतलब 400 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम लिखे तो ये लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 गुना 5, है ना। या इसी को यदि हम घातांक के रूप में लिखना चाहें मतलब पावर के रूप में, तो 2 का पावर हम कितना लिखेंगे, 2 का पावर 4 और 5 का पावर 2। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्त। बोल रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए और उसमें बताइए कि 5 का घात क्या है ना। तो 5 का घात कितना, 2। इसको यदि हम गुना करेंगे तो 400 के बराबर होगा, वो दिख रहा है आपको, है ना। उसमें 5 का घात कितना है, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना, इस क्वेश्चन का आंसर 2, है ना। अब आप समझिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखो 400 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, ऐसे भी हम लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब जितनी मर्जी आप गुणनखंड बना लो इसकी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, है ना। तो दोस्त ये अभाज्य संख्या तो है लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हम नहीं कह सकते हैं। इस ऑप्शन को यदि आप देखोगे तो ये अभाज्य संख्या है लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है, मतलब वैसा गुणनखंड लिखना है जिसमें प्रत्येक नंबर अभाज्य संख्या हो, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसी गुणनखंड में पूछ रहा है कि 5 का घात क्या होगा, तो 2 को 5 का गुना है तो 5 का घात 2 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना, 2 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त, ये क्वेश्चन में ये डाटा दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि XY का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि XY का वैल्यू निकालिए क्या होगा। और XY का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 2 डाटा दे रखा है। क्या सब, तो एक तो दे दिया है कि 130 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे कंडीशन दिया है कि 130 और 15 का जो मौसा है वो XY के मौसा के बराबर है। 130 और 15 का जो मौसा होगा वो XY के मौसा के बराबर होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, ये XY का वैल्यू पूछ रहा है, तो XY जो होगा हमारा यही 4 में से कोई एक होगा, सही बात है। और यदि इसमें से कोई एक है तो सीधे तौर पे हम देखें तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो मौसा होगा वो इसका मौसा होना चाहिए। और यदि आप इसका मौसा निकालोगे तो आप इस विधि यूक्लिड विभाजन विधि से निकालो या आप जो भाग विधि जानते हो उससे निकालो। इसका मौसा निकालोगे तो 15 से 130 में भाग दोगे तो 120, 10, 10 से फिर 15 में भाग दोगे तो 5 और 5 से फिर 10 में भाग दोगे तो 10। मतलब मौसा कितना आ रहा है, मौसा आ रहा है 5। 130 और 5 का मौसा कितना आया, 5 आया। तो कहने का मतलब जो XY है उसका भी मौसा 5 आना चाहिए, है ना। यदि इसका मौसा 5 है तो इधर का भी मौसा 5 आना चाहिए। अब यदि हम ऑप्शन देखें तो यही 4 में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। अब आप ध्यान से ऑप्शन को देखो और बताओ इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मौसा 5 होगा। क्या ये वाला नंबर का मौसा 5 होगा, कभी भी मौसा इसका 5 नहीं होगा। अब भाग दे के देख लो, कभी भी इसका मौसा 5 नहीं आने वाला है ना। इसका भी मौसा 5 नहीं आएगा 8 की वजह कारण, इधर भी 8 के कारण इसका मौसा 5 नहीं आएगा। मौसा का मतलब होता है दोस्त, मौसा का मतलब होता है अधिकतम बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को विभाजित करे। तो 5 से बड़ा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करेगा, इसलिए हम मौसा 5 बोल रहे हैं। वैसा ही यदि इसमें हम मौसा खोजेंगे तो इसमें देखो, यदि हम मौसा इसका 5 बोले तो 130 को तो विभाजित करेगा 5, लेकिन 8 को विभाजित नहीं करेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि 5 इसका मौसा नहीं होगा। इसमें भी 8 है
5 इसका भी मौसा नहीं होगा। यहाँ पर भी 8 है तो 5 इसका मौसा नहीं होगा। तो हमारा मौसा किसका होगा 5, ए नंबर ऑप्शन का। तो इस प्रश्न में जो हमसे बोल रहा था एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, तो एक्स वाई का वैल्यू हमारा क्या होगा 15 और 10। ये ऑप्शन अप्रोच है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज यदि आपको पता है तो सीधा आप देख करके बोलोगे ये आंसर होगा, है ना। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट बस इतना था, क्वेश्चन जो पूछ रहा है, पढ़ रहे हो, सामने में कंडीशन दिया हुआ 130 को हम ऐसे लिख सकते हैं। बोल रहा है इसका मौसा और इसका मौसा बराबर है, तो एक्स वाई का वैल्यू बताइए। हम ऑप्शन अप्रोच ढूंढे, है ना। यदि इसका मौसा इसके मौसा के बराबर है तो इसका मौसा हम देख रहे हैं 5, तो एक्स वाई का भी मौसा 5 आना चाहिए। अब इस 4 में से देखिए कौन ऐसा नंबर है जिसका मौसा 5 आएगा। एक ही नंबर दिखाई देगा, ए में दोस्त दे दिया है √125 का परिमेयकरण गुणांक 125 है। इसका परिमेयकरण गुणांक, परिमेयकरण गुणांक बोलने का मतलब ये है दोस्त कि इसमें कौन सी नंबर का गुना करे कि ये नंबर √अंडर से बाहर आ जाए, है ना। जैसे हम ये बोलते हैं कि √2 इसको बाहर लाना है, तो ये बाहर तब आएगा जब 2 का जोड़ा लगा देंगे हम। मतलब इसमें एगो √2 का और गुना कर देंगे, जोड़ा लग जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इस नंबर का परिमेयकरण गुणांक √2 है ना। अच्छा, अब इसका मतलब आप ये नहीं, आप डायरेक्ट ये बोलोगे कि सर इसका परिमेयकरण गुणांक मतलब हम √125 का गुना कर देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या हम इसको परिमेयकरण गुणांक बोल दें? हाँ, बोल सकते हैं, परिमेयकरण गुणांक इसको भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको देखना होगा क्या कि रूट में 125 है ना, इसको तो चेक करना पड़ेगा ना भाई। तो परिमेयकरण गुणांक का मतलब यदि इसमें हम चेक करें कि इसके अंदर में क्या छिपा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 125 को हम ऐसे लिखे 5 गुना 5 गुना 5, 125 हो गया ना। अच्छा देखिए, 2 को 5 का जोड़ा लग गया तो ये बाहर निकल गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर ही रह गया। मतलब 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब आप इसमें देखिए कि इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। अब 125 के गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें से 25 बाहर है ना। तो सिर्फ हमको सिर्फ हमें इसको निकालना है, इसे निकालना है बाहर। तो इसे बाहर निकालने के लिए कितना का गुना करना पड़ेगा? √5 का गुना करना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा था √125 का परिमेयकरण गुणांक, तो √125 का परिमेयकरण गुणांक इतना के बदले हम इतना का भी गुना कर देंगे तो सब के सब बाहर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर √5। ध्यान से पढ़िए, 4 ऑप्शन दे रखा है और इसमें से पूछ रहा है कि सह अभाज्य संख्या कौन सा है। इसमें से सह अभाज्य संख्या क्या है? क्वेश्चन को बताने से पहले दोस्त एक रिक्वेस्ट है, यदि ये सेशन को आप देख रहे हो, आप वास्तव में क्लास 10th के स्टूडेंट हो और मैथ में आप चाहते हो कि मेरा मैथ इंप्रूवमेंट हो, मैथ में बढ़िया नंबर लाए, तो निश्चित तौर पे आप अनुभव कर रहे हो कि ये सेशन आपको कितना हेल्प कर रहा है, कितनी क्विक रिवीजन आप कर पाते हो। मैथ में जो रैंडम क्वेश्चन का जो आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आपको, है ना, जो रैंडम क्वेश्चन आप मैथ की रिवीजन हो रहा है आपसे, है ना, तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और यदि आप यहाँ से मदद मिल रही है, इस सेशन से आपको मदद मिल रही है, तो यार एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर भेजना, है ना। दोस्तों को ज़रूर बताना कि आप यहाँ से रिवीजन कर रहे हो और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करना, आप अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर लिखना। कमेंट में ज़रूर आप लिखना कि इस वीडियो से आपने कितना सीखा। चलिए, इस क्वेश्चन में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इस क्वेश्चन का कितना होगा? देखो, अभाज्य संख्या बोल सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मतलब दोस्त 2-2 संख्या का जोड़ा ही होता है। और ऐसी जोड़ा, है ना, संख्या का जोड़ा, संख्या का जोड़ा, ऐसा जोड़ा होना चाहिए जिसका HCF कितना? 1। HCF बोलने का मतलब मौसा 1 होना चाहिए। मौसा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन में आपको 2-2 नंबर का जोड़ा लगा रखा है। अब आप ध्यान से दिमाग लगा के देखो, सोच के देखो, सोच के, ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसका मौसा 1 आएगा? मौसा मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अधिकतम से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करे। इसको देखोगे तो 5 इसको भी काट रहा है, 5 इसको भी काट रहा है, मतलब इसका मौसा 5 है, 1 तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। इसको देखोगे तो 13 से 65 खुदे कट जा रहा है, मतलब मौसा 13 है। इसमें आप देखोगे तो 7 से ये भी कट रहा है और 7 से ये भी कट रहा है। अच्छा, 21 से ही डायरेक्ट कट जाता है, 21 में 4 का गुना कर दो डायरेक्ट कट जाएगा, इसका मौसा 21, ये भी नहीं होगा। और 3 का ऑप्शन गलत है तो चौथा सही होगा।
यानी तो निकाल के देख लो, दोनों का मौसा निकालोगे तो सिर्फ एक के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को विभाजित करेगा। भाग विधि से करके देख लो, 9 से 16 में भाग दे दो, है ना, 7 से फिर 9 में भाग दे दो, 2 से फिर 7 में भाग दे दो, 1 से फिर 2 में भाग दे दो। मतलब मौसा कितना आया, मौसा 1 आया। मैंने भी ये बताया था आपको, सह अभाज्य संख्या मतलब संख्याओं का जोड़ा जिसका मौसा कितना हो, 1 हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, आंसर ए। कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या। तो रैखिक बहुपद जो भी होता है दोस्त, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। रैखिक बहुपद है ना, इसका घात 1 होता है। और रैखिक बहुपद का घात 1 होता है तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा। शून्यक कैगो होगा, 1 होगा। मतलब उसका वैल्यू आप निकालोगे ना तो एक ही वैल्यू निकलेगा। जैसे हम रैखिक बहुपद लिखे, जैसे हम लिखते हैं 2x + 5, ये एक रैखिक बहुपद है। शून्यक की संख्या, शून्यक निकालना है तो इसको हम 0 कर देंगे। 2x + 5 = 0, तो x का मान -5/2, एक ही शून्यक निकलेगा। सन में कह रहा है कि 2 को समबाहु त्रिभुज का 2 को कोण बराबर है। चलिए बना लेते हैं। मान लो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसका 2 कोण बराबर बोल रहे हैं। मान लेते हैं हम ये कोण x है और ये कोण y है। एक ये समद्विबाहु त्रिभुज हम बोल देते हैं PQR, ये कोण x और ये कोण y, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु त्रिभुज बोलने का मतलब 2 भुजा बराबर होना, 2 भुजा बराबर होना। और यदि 2 भुजा बराबर है मेरे भाई तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा, है ना, उसके सामने का कोण भी। हम ये दोनों भुजा बराबर कर लेते हैं तो इसके सामने का कोण y, तो इसके सामने का भी कोण y ही होगा, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज यही है। तो ये तो हो गया एक त्रिभुज की बात। लेकिन बोल रहा है कि 2 त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें परस्पर दोनों का दोनों कोण बराबर है। यदि इसका कोण x है तो उसका भी एगो कोण x, इसका कोण एगो y, तो इसका भी दूसरा कोण y। और यदि मेरे भाई समद्विबाहु है तो ये y है तो ये भी, मतलब ये आपस में देख रहे हो सबका कोण एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं ए प्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR का, है ना। और यदि समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना। ये 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, 16:25, 16/25। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर है। मतलब यदि हम ये लिखे AB तो इसका हम लिख सकते हैं PQ, और इसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर है ये। मतलब भुजा का अनुपात यदि हम निकाले AB/PQ, भुजा का अनुपात निकाले तो √16/25, 4/5। भुजा का अनुपात कितना होगा, भुजा का अनुपात होगा 4/5, 4:5। और जो 2 समरूप त्रिभुज में जो भुजा का अनुपात होता है वही उसके ऊंचाई का अनुपात होता है। मतलब दोनों त्रिभुज में ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा मेरे भाई यही 4/5, मतलब 4:5, है ना। कंसेप्ट बस इतना सा है कि दोनों आपको समझना है कि जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस लिहाज से हम क्या करें, दोनों भुजा का अनुपात निकाल दिए 4:5, और जो भुजा का अनुपात होता है वही त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 4:5। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा। देखो यदि ये एक वृत्त बना ले हम, है ना, और इसकी ये एक व्यास, तो पूछ रहा है कि यहाँ से यदि स्पर्श रेखा हम खींचे और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा, लंबवत होगा, या दोनों को काटेगा, है ना। देखो इतना तो हमें पता है मेरे भाई कि त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होता है।
यदि ये व्यास है तो यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, और त्रिज्या पे ये स्पर्श रेखा क्या होता है, लंब होता है। सही है। ठीक उसी प्रकार इधर भी क्या होगा, ये स्पर्श रेखा व्यास पे लंब होगा। अब देखो ये भी लंब, ये भी लंब, तो ये दोनों आपस में समांतर होगा या नहीं होगा। समांतर होने का हमने यही पढ़ा है कि यदि दो लाइन समांतर है तो कोई तीसरा लाइन यदि उसे काटेगा तो एकांतर कोण बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होगा। या नहीं तो दूसरी बात हम ये जानते हैं कि यदि कोई तीसरा लाइन काटेगा तो ये दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब एक ही ओर के कोण का सम टोटल योग कितना होगा, 180 डिग्री। देखो 90 प्लस 90 180 डिग्री। यानी एकांतर कोण देखोगे तो ये कोण प्लस ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। यदि ये 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 ये 90, एकांतर कोण बराबर है। यानी तो एक ही तरफ के कोणों को जोड़ दो 180 डिग्री है। तो ये सही हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखा क्या होगा, समांतर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, समांतर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है ना। देखो ये एक वृत्त बना लिए, बोल रहा है बाहरी बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, PA और PB दो स्पर्श रेखा है ना, और O केंद्र है। तो बोल रहा है कि ये दोनों आपस में 80 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री, 80 डिग्री प्रश्न में लिखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि P O और A है ना, ये O है तो ये कोण कितना डिग्री का होगा। तो आप ध्यान से देखो मेरे भाई, ये दो स्पर्श रेखा, यदि वृत्त पर दो स्पर्श रेखा हो तो उसका लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। और लंबाई बराबर हो, साथ ही साथ यदि इसको हम केंद्र से मिला देते हैं तो ये क्या करता है, इस कोण को दो बराबर हिस्से में बांट देगा। मतलब ये 40 डिग्री होगा और ये भी 40 डिग्री होगा। ये कोण भी 40 डिग्री और ये कोण भी 40 डिग्री का होगा, है ना। तो एक तो ये निकल गया। दूसरी बात हमें ये पता है कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। प्रश्न में हमसे इसके बारे में पूछ रहा है। अब आप ही बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितना डिग्री, 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री, ये दोनों मिला करके 130 डिग्री हो गया। 90 प्लस 40 130, इसका मतलब ये कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री। तभी तो तीन मिला करके 180 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 50 डिग्री। हमसे जो पूछ रहा है POA का वैल्यू बताइए, POA कितना, 50 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन है जिसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन बना लेते हैं हम दोस्त। चलिए ये एक बेलन है, इसका ऊंचाई दे रखा है 14 सेंटीमीटर। साथ ही साथ बोल रहा है इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल, है ना, इस वक्र सतह का क्षेत्रफल दे दिया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे इसमें पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा। तो दोस्त यदि हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे, बेलन का आयतन, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है πr²h, है ना। अब ये चीज़ पता करने के लिए पाई का वैल्यू तो आपको पता है, r और h पता होना चाहिए। h दे रखा है ऊंचाई कितना, 14 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, r तो पता होना चाहिए आपको। तो उसके लिए एक आपको देखो क्लू दे रखा है ना, कि इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल दे दिया है। तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल दो। बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल ये होता है 2πrh, है ना। ये तो फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला से हम क्या करते हैं, ये वैल्यू से हम त्रिज्या निकाल देते हैं। मतलब क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2πrh किसके बराबर होगा, 264। यहाँ से यदि आप त्रिज्या निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 264 बटा 2πh, 264 बटा 2, 22 बटा 7 और h का मान 14। मतलब यहाँ से त्रिज्या आप कैलकुलेट करोगे तो त्रिज्या कितना निकलेगा, 3 सेंटीमीटर, है ना।
त्रिज्या निकालने के लिए यहाँ से ये वैल्यू आप रख दोगे 2 पाई का वैल्यू 22/7 और एच का मान आपको पता है 14 सेंटीमीटर। रखने के बाद आप कैलकुलेशन करोगे तो त्रिज्या कितना निकलेगा 3 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालना आसान है। आयतन कैसे निकालोगे? तो आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7 आर का मान 3 का स्क्वायर एच का मान 14 काट दोगे 2 मतलब 22 गुना 9 गुना 2 गुना करोगे 396 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये जो बेलन का आयतन हमसे पूछ रहा था कितना आयतन निकलेगा 396 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा, है ना। सवाल आसान है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेलन का ऊंचाई दे दिया है और इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह मतलब यदि दोस्त ये बेलन है बेलन है तो ये वाला सतह, ये जो सतह आपको दिख रहा है ना ये चारों तरफ, इस सतह का क्षेत्रफल दे दिया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है इसका आयतन। आयतन मतलब इसके अंदर हम कितना सामान को रख सकते हैं, है ना। तो आयतन निकालने का फार्मूला ये होता है, हम ये जो क्षेत्रफल वक्र सतह दिया हुआ है यहाँ से हम क्या किए, फार्मूला लगा करके वक्र सतह का जो फार्मूला होता है इसको रख करके हम यहाँ से त्रिज्या निकाल दिए। इसमें पाई का वैल्यू हमें पता है, एच का वैल्यू पता है, तो त्रिज्या हमें निकल गया 3 सेंटीमीटर। अब ये त्रिज्या का वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए, आयतन हमें पता चल गया। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है ना। गोले के आयतन का अनुपात ये दे रखा है 8:27। देखो इसको यदि हम ऑब्जेक्टिव की तरह बनाना चाहे तो आपको समझना होगा दोस्त कि गोले का जो आयतन होता है ना इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब आयतन किस पे निर्भर है, त्रिज्या के पावर 3, है ना। त्रिज्या के पावर 3 घनमूल पे निर्भर करता है, त्रिज्या के पावर 3 पे निर्भर करता है ना। और यदि इसका हम क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आयतन आर क्यू पे निर्भर करता है और क्षेत्रफल आर स्क्वायर पे निर्भर करता है ना। तो खास करके अनुपात की बात कर रहा है ना। मतलब आयतन यदि हम पूछे आयतन, है ना, आयतन गोला 1 बट्टा आयतन गोले 2 का अनुपात कितना दिया है 8/27। देखो यदि आयतन का ये फार्मूला हम लिखे एक के लिए और दूसरा के लिए दूसरा त्रिज्या तो क्या होगा 4/3 पाई कट जाएगा, R1 क्यू बटा R2 क्यू निकलेगा, है ना। बातों को समझो हम क्या बता रहे हैं। यदि डायरेक्ट आंसर लिखना चाहे तो हम अभी बताएं कि आयतन किस पे निर्भर करता है, आर क्यू पे। मतलब यदि हम रेडियस का रेशियो लिखेंगे, त्रिज्या का हम यदि रेशियो लिखेंगे तो कितना लिखेंगे हम, इसका क्यूब रूट लगाएंगे तो 2:3। अब फिर यदि क्षेत्रफल का रेशियो लिखेंगे तो स्क्वायर करना है, तो त्रिज्या 2:3 निकला है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4:9। इसका आंसर क्या होगा 4:9। लेकिन ये कैसे होगा वो चीज़ को समझिए आप। दिया है ना आयतन का अनुपात, तो पहला गोला का आयतन बटा दूसरा गोला का आयतन 8:27। यदि हम पहला गोला का आयतन लिखे तो 4/3 पाई R1 का क्यूब और 4/3 पाई R2 का क्यूब। देखो इतना इतना कट गया, किसके बराबर है 8/27। मतलब R1 बटा R2 का क्यूब कितना 8/27। यदि क्यूब को उधर भेज दोगे तो कितना होगा R1 बटा R2 कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 8/27। मतलब R1 बटा R2 कितना होगा 2/3। और R1 बटा R2 2/3 आया। तो यदि अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो पहला का क्षेत्रफल अब बटा में दूसरा का क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई R1 स्क्वायर अब बटा 4 पाई R2 स्क्वायर। देखो ये से ये कट गया, R1 बटा R2 का स्क्वायर। यही हम आपको बता रहे थे 2/3 का स्क्वायर कितना 4:9। तो इसका आंसर क्या होगा 4:9। अब ये कैलकुलेशन हम आपको समझाने के लिए किया है, नहीं तो यदि आपको फार्मूला पता है तो आप समझ सकते हो कि आयतन का जो अनुपात दिया है 8:27 ये त्रिज्या है ना के क्यूब के बराबर है। तो क्यूब रूट त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, क्यूब रूट लगा देंगे 2:3। ये पावर उधर दे देंगे तो 2:3। तो त्रिज्या का अनुपात निकल गया। अब हमको क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए तो त्रिज्या का स्क्वायर, तो 2:3 का स्क्वायर कर देंगे 4:9। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक बेलन है, ये एक बेलन दे दिया है जिसका ऊंचाई h है और त्रिज्या r दे दिया है। r और h में रिलेशन बोल दिया है निकालने के लिए। लेकिन क्वेश्चन दिया है कि ये वक्र सतह का क्षेत्रफल संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है।
है ना। क्वेश्चन में दिया है बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 1/3 संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल के बराबर है। बेलन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, है ना। ये प्रश्न में दे दिया है कि बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल बेलन के एक संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब वक्र सतह का क्षेत्रफल यदि हम लिखेंगे तो 2πRh और संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल लिखेंगे, मतलब देखो ये वक्र सतह का क्षेत्रफल 2πRh, ये हो गया πr² और ये हो गया πr², है ना। ऐसे समझो यदि ये बेलन है तो ये वाला सतह का क्षेत्रफल 2πRh और ये देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल πr², इधर भी वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो टोटल क्षेत्रफल कितना 2πRh प्लस πr² प्लस πr², है ना। तो कितना हो जाएगा ये 2πRh प्लस ये दोनों 2πr², इसका 1/3, है ना। अब यहाँ से r और h में रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम 2πRh बराबर देखो 1/3, इसमें से 2πr कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 2πr कॉमन ले लेते हैं 2πr, तो यहाँ पे बच जाएगा h और वहाँ पे r। देखो 2πr यहाँ से भी काट दो, यहाँ से भी काट दो, h बराबर 1/3 h प्लस r, 3 को इधर दे दो, भाग में है इधर आ जाएगा गुना में, 3h बराबर h प्लस r, h को इधर ला लो, 3h माइनस h बराबर r, 2h बराबर r, h बराबर r/2। तो यही रिलेशन हमसे पूछ रहा था। तो r और h में क्या रिलेशन है 2h बराबर r, यानी तो h बराबर r/2, है ना। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है कि बेलन का वक्र सतह क्या है, संपूर्ण सतह के 1/3 है ना। बस यहीं से मैंने निकाला रिलेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है, उसके द्वारा कितना हवा विस्थापित होगा। देखिए यदि ये एक गोला है जिसका व्यास दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसके द्वारा कितना हवा विस्थापित होगा। मेरे भाई यदि ये गोला है तो गोला कितना हवा को हटाएगा, जितना इसका आयतन होगा उतना ही हवा को हटाएगा। तो यदि हवा गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन निकालना है तो बेहतर है कि हम गोला का आयतन निकाल देते हैं, जितना गोला का आयतन होगा उतना ही हवा विस्थापित होगा, तो हवा का भी आयतन उतना ही होगा। तो निकाले गोला का आयतन, यदि हम निकालें गोला का आयतन, तो गोला का आयतन कितना होगा 4/3 πr³। गोला का आयतन 4/3 πr³। तो इसको हम कैसे निकालें, 4/3 पाई को रहने देते हैं, पाई में ही आंसर है, और r देखो व्यास दे दिया है 12 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या होगा व्यास का आधा, मतलब 12 का आधा कितना 6, त्रिज्या कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 का क्यूब लगा देंगे हम, 4/3 गुने पाई गुने 6 का क्यूब कितना 216, 3 से काटोगे 72, 8 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये गोला द्वारा कितना हवा विस्थापित होगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोस्त रिक्वेस्ट है, यदि ये सेशन आपको अच्छी लग रही है, यहाँ से आपकी मैथ प्रैक्टिस हो रही है, तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से ज़रूर जिक्र करना। इस चैनल पे आप सीख रहे हो, यहाँ से आपकी मैथ की प्रैक्टिस हो रही है, तो इस चैनल के बारे में दोस्तों से ज़रूर जिक्र करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर बताना कि आपको ये सेशन कितना अच्छा लगा, यहाँ से आपने मैथ को कितना सीखा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितना बनाया जा सकता है। दोस्त यदि ये एक घन बनाए हम, है ना, ये बड़ा वाला घन का भुजा का लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है इसको छोटा छोटा घन बनाना है, एक छोटा घन बनाना है जिसके भुजा का लंबाई है 1 सेंटीमीटर। इस घन के भुजा का लंबाई
1 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है इस बड़े से घन को यदि छोटका घन में हम बनाएंगे तो कै गो घन बनेगा। तो देखिए बड़े से जो घन दिख रहा है उसका भुजा का लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर, और ये जो छोटा सा घन दिख रहा है उसके भुजा की लंबाई कितना 1 सेंटीमीटर। तो बड़ा घन को काट करके यदि छोटा छोटा घन बनाएंगे तो कितना घन बनेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जितना इसका आयतन होगा ये छोटका छोटका घन को भी जोड़ देंगे तो उतना आयतन होना चाहिए, है ना। यदि मान लीजिए ये कितना भी संख्या बन जाए, इसका जितना भी बनेगा 10 20 50 जो भी बनेगा, तो उसका आयतन यदि टोटल का आयतन जोड़ देंगे तो बड़े घन के आयतन के बराबर होना चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम इसका घन निकालेंगे, घन का आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन यदि निकालेंगे, देखो ऐसा 3D स्ट्रक्चर का जब भी हम आयतन निकालते हैं ना तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से, है ना, तीनों को गुना कर देते हैं, आयतन निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, घन की बात कर रहा है, तो घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है ना। तो तीनों को गुना करोगे तो बेहतर है कि हम बोल देते हैं कि एक का जो भुजा दे दिया है 5, उसी का क्यूब कर देंगे। जो 5 दिया है भुजा, उसका हम क्या करते हैं, भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई का क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब कितना 125 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस बड़का घन का आयतन कितना निकल गया 125 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। अब यदि इस छोटे से घन का आयतन हम निकालेंगे तो इसका आयतन भी कितना होगा, 1 का क्यूब कितना 1। अब आप बताइए, एक छोटा सा घन है जिसका आयतन 1 है, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब घन वाले को काट के यदि हम छोटका घन बनाएंगे तो कै गो बनेगा। टोटल आयतन इसका 125 है, जिसमें हम एक एक आयतन वाला बनाएंगे तो कै गो बनेगा 125 को बनेगा। तो छोटे घन जो बनेगा उसकी संख्या कितना होगा 125 होगा। इस प्रश्न का आंसर कितना 125। प्रश्न में कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। विषम संख्या, सबसे पहले तो आप ये समझो कि विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या, विषम संख्या दोस्त 1 3 5 7 9 11 13 ऐसी नंबर को हम विषम संख्या बोलते हैं। और ध्यान से देखो, एक नंबर में 2 जोड़ देंगे तो दूसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा, इसमें आप 2 जोड़ दो तो तीसरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। किसी भी नंबर में आप 2 जोड़ दोगे तो अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा। मतलब विषम संख्या जो लगातार संख्या जो आ रहा है ना, कितना जोड़ने पे 2 जोड़ने पे आ रहा है। तो प्रश्न में बोल रहा है 4 गो लगातार विषम संख्या है। तो 4 गो लगातार विषम संख्या क्या क्या है हमें तो नहीं पता है, तो हम ऐसी सिचुएशन में कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं, है ना। माना कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या x मान लेते हैं। दोस्त यदि सबसे छोटा विषम संख्या हम x मान लिए तो अगला विषम संख्या क्या होगा, देखो अगला विषम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। यदि सबसे छोटा x है 1 है तो 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 निकल गया, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 निकल जाएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि सबसे छोटा विषम संख्या यदि हम x मान लिए हैं तो अगला विषम संख्या क्या होगा x + 2 होगा। अगला क्या होगा x, इसमें 2 जोड़ देंगे तो x + 4, इसके अगला क्या होगा 2 जोड़ देंगे तो x + 6। तो ये 4 गो नंबर निकल गया ना, 4 नंबर निकल गया, है ना। यही 4 नंबर निकालना था हमें। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 4 नंबर का माध्य 6 है। माध्य हम कैसे निकालते हैं मेरे भाई, जो भी नंबर दिया हुआ है सबको जोड़ दो, उतनी से भाग दे दो। 4 को संख्या की बात कर रहा है तो चारों को जोड़ दो, 4 से भाग दे दो, माध्य निकल जाएगा। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे x + 2 + x + 4 + x + 6। 4 को संख्या है तो 4 का भाग दे दो, तो माध्य कितना 6, है ना। अब इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं। 4 को इधर दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले को जोड़ोगे तो 1 2 3 4, 4 गो x + 4 2 6 6 12 बटा 4 बराबर 6, है ना। 4 को उधर दे दोगे तो 4x + 12 बराबर 6 गुने 4, 4x बराबर 24 - 12, 4x बराबर 12, तो x का मान 12/4 3, है ना। x का वैल्यू कितना 3। कहने का मतलब सबसे छोटा संख्या कितना निकला x 3। हमसे प्रश्न में पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना है x + 6, है ना। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, विषम संख्या कितना x + 6, 3 + 6 कितना 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 9, है ना। बस आपको लॉजिक ये समझना था। तो विषम संख्या का मतलब क्या है कि एक यदि विषम संख्या x है तो अगला विषम संख्या कैसे प्राप्त होगा, 2 जोड़ने पे निकलेगा, है ना। ये देख रहे हो आप।
क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, ये सब आंकड़ा दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक निकालने के लिए हम दोस्त क्या करते हैं, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ना, इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट किया है ना। ये जब भी इस प्रकार का आंकड़ा दिया रहेगा, ऐसे अवर्गीकृत आंकड़ा है ना, ऐसे आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है वही हमारा बहुलक होता है। यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो 6 को देखो कितना बार है, 1 2 3, 6 3 बार है। 4 को देखो 1 2 3, 3 को देखोगे 1 2, 6 4 3 6, 5 एक बार है और x एक बार है। तो अब आप ही बताइए सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन किया है, तो 6 और 4 ये दोनों ज़्यादा बार रिपीट किया है, 3 बार रिपीट किया है। मतलब इस आंकड़ा का बहुलक यदि हमें बताना होगा तो क्या बताएंगे हम, दोनों होगा, 6 भी होगा बहुलक और 4 भी होगा बहुलक। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका बहुलक क्या होगा, 6 और 4 दोनों होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या बताओगे आप, 6 और 4 दोनों। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 सही सिक्के को उछालने पर कम से कम 2 चित्त आए, है ना। देखो यदि 3 को सिक्का को हम उछालते हैं, पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और ये तीसरा सिक्का, यदि तीनों को उछालेंगे, देखो इसको उछालेंगे तो इस पर भी हेड या टेल आएगा, इस पर भी हेड या टेल और यहाँ भी हेड या टेल। तो हमें पूछ रहा है कि तीनों को हम उछालेंगे तो कम से कम 2 हेड आना चाहिए, चित्त कम से कम 2 हेड आना चाहिए। भाई कम से कम 2 हेड की बात कर रहा है तो ये बात लिमिट तो ठीक है, कम से कम 2 हेड, अधिक से अधिक की तो बात नहीं कर रहा है ना। मतलब यदि हम जो अनुकूल परिणाम हम खोज रहे हैं, अनुकूल परिणाम है ना, तो हमसे क्या बोला है, कम से कम 2 हेड, है ना, कम से कम 2 हेड आना चाहिए, या नहीं तो 3 हेड भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कम से कम की बात कर रहा है, अधिक से अधिक की तो बात नहीं कर रहा है। तो हम ये दोनों चीज़ को ढूंढेंगे इसमें कि कितना आ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका यदि हम टोटल परिणाम लिखें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं कैसे, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, फेवरेबल केस बट्टा टोटल सैंपल स्पेस, है ना। तो अनुकूल परिणाम और बट्टा कुल परिणाम। तो पहले हम टोटल परिणाम लिख लेते हैं, कुल परिणाम टोटल परिणाम कितना होगा, देखो इसमें 2 कॉम्बिनेशन, अगला का 2 कॉम्बिनेशन, अगला का 2 कॉम्बिनेशन, तो टोटल परिणाम कितना होगा, 8 होगा, है ना। आप लिखना चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो कॉम्बिनेशन। मान लो इस पे हेड आया, है ना, उधर भी हेड उधर भी हेड, तो एक तो ये बन गया, है ना। यानी तो मान लो इस पे हेड आया, उस पर भी हेड आया और उस पे टेल आ गया, तो एक ये कॉम्बिनेशन। या मान लो इस पर हेड आया, उस पर टेल आया और उधर भी टेल आ गया, या इस पर हेड आया, इस पे टेल आया, इस पे हेड आ गया, है ना। इस तरह से कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या को बनेगा, 8 को बनेगा, है ना। चलो बना ही लेते हैं। फिर मान लीजिए इस पे टेल, इधर भी टेल, इधर भी टेल, इस पे टेल, इस पे टेल, इस पे हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, है ना। और हो गया 8 कॉम्बिनेशन, है ना। अच्छा, अनुकूल परिणाम लिखना है तो अनुकूल परिणाम कम से कम 2 हेड की बात कर रहा है या अधिक से अधिक 3 हेड। तो देखो 2 हेड मतलब क्या, देखो ये भी होगा अनुकूल परिणाम, 1 2 3 3 4, है ना। अनुकूल परिणाम कितना, 4। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे मेरे भाई, तो अनुकूल परिणाम और बट्टा में टोटल परिणाम कितना, 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना, 1/2। बस आपको ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी हम जब भी प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम अब बट्टा में भाग में टोटल परिणाम हम इस प्रकार से गिन लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साथ 2 पासा को उछालेंगे तो प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होना चाहिए, प्रायिकता क्या होगा। देखो यदि 2 पासा को हम उछालेंगे मेरे भाई तो टोटल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम, है ना। देखो इसको फेंकेंगे तो इस पे 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना है। टोटल कितना नंबर आ सकता है, टोटल 6 प्रकार का नंबर आएगा। उसी प्रकार से इसको उछालेंगे तो टोटल कितने प्रकार का नंबर आएगा, इसको उछालेंगे तो इस पे भी टोटल 6 प्रकार का नंबर आएगा, है ना। मतलब दोनों को यदि कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेगा, टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा इसका 6 और इसका 6, कितना 36। टोटल परिणाम कितना 36। नहीं समझ में आया। देखो इस पर 1, इस पर 2, इस पर 1, इस पे ऐसे, देखो इस पर 1 1 1 2 1 3 1 4, इसी प्रकार से 1 के साथ 6 को कॉम्बिनेशन बनेगा।
2 के साथ 6 को कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 के साथ 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, तो टोटल कितना 36 को बनेगा। अनुकूल परिणाम क्या है? अनुकूल परिणाम बोल रहा है कि दोनों पे जो नंबर आएगा ना उसका जोड़ कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। 7 अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अच्छा देखो क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए हम इस पे बोले 1 तो उस पे कितना आना चाहिए? 6, तभी तो जोड़ेंगे तो 7 होगा ना। उसी प्रकार से इस पर यदि 2 आ जाए तो उधर 5 आना चाहिए, इस पे 3 तो उधर 4, इस पे 4 तो उधर 3, इस पर 5 तो उस पे 2 और इस पे 6 तो उस पे 1। बस यही कॉम्बिनेशन है मेरे भाई, जिसमें दोनों पे जो नंबर आएगा ना जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर ले लो, मान लो इस पे 2 आ गया, उस पे 4 आ गया, जोड़ दोगे तो कितना होगा? 6 ही होगा, जबकि हमसे पूछ रहा है 7 के लिए, है ना। तो हमसे पूछ रहा है 7 के लिए, तो इतना ही कॉम्बिनेशन होगा। तो टोटल परिणामों के अनुकूल परिणाम का हो गया 1 2 3 4 5 6, अनुकूल परिणामों की संख्या 6। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कितना? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या 1/6। तो इस प्रश्न का आंसर कितना? 1/6। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो प्रायिकता जो हम निकालते हैं ना मेरे भाई, अभी जस्ट मैंने आपको बताया अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अब बट्टा में कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो इसका देखो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, तो यदि अधिकतम वैल्यू हम खोजना चाहें तो अधिकतम वैल्यू कितना होगा? अनुकूल परिणाम क्या होगा? अनुकूल परिणाम टोटल परिणाम में से ही हम ढूंढते हैं, तो इसकी संख्या क्या हो सकता है? अधिक से अधिक इसके बराबर हो सकता है, और जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी कितना? ये दोनों ऊपर नीचे कट के कितना? 1, है ना, अधिकतम वैल्यू। अच्छा न्यूनतम वैल्यू हम खोजे, न्यूनतम वैल्यू, तो न्यूनतम वैल्यू अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है कि इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, 0। तो न्यूनतम परिणाम कितना हो सकता है? 0। तो न्यूनतम परिणाम अधिकतम परिणाम, है ना। बाकी यदि प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो इसके बीच का ही वैल्यू निकलना चाहिए। मतलब आपने पढ़ा भी होगा कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक होता है, अधिकतम वैल्यू 1 और न्यूनतम वैल्यू 0, है ना। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखो और इसका ऑप्शन देखो। ए नंबर ऑप्शन को आप देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन में दे दिया है 1.1, जो कि 1 से बड़ा है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, किसी भी घटना का ये नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ ही नहीं सकता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया इसको आपने एंजॉय किया होगा, यहाँ से कंसेप्ट को सीखा होगा, है ना। और ये सीरीज में हम आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चन को लेके आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में पूछने की 100% चांसेज है ना। यदि इस सीरीज को भी आप ध्यान से कंप्लीट कर लेते हो तो एग्जाम में मैथ आपसे कहीं जाने वाला नहीं है, बिल्कुल मैथ में आप बेफिक्र रहो, एक एक क्वेश्चन आप बना डालोगे, है ना। तो चलिए अभी इस सेशन को आपने देखा, एंजॉय किया, यहाँ से क्वेश्चन कंसेप्टों को सीखा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया और लास्ट तक मेरे साथ बने रहे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इससे भी बेहतर और एडवांस क्वेश्चन को हम अगले सेशन में लेके आने की कोशिश करेंगे।